हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज मैं प्राचीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो या टीजीटी पीटी का हो या यूजीसी नेट का हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी का, बैंक का, जिसमें भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं 20 क्वेश्चन है इसे मैं कराऊंगी, और सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं और एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें। कहीं किसी कोई प्रॉब्लम होती है या किसी तरीके की दिक्कत आती है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचती रहे। और एग्जाम नजदीक आ गया है तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को जो है बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, सूची सेकंड है 6000 ईस्वी पूर्व से 2000, और मध्य पाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व, नव पाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर पाषाण काल 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसमें हमें मिलान करना है, और अगर हम मिलान करेंगे तो हमारा जैसा कि राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कैसे मिलान होगा? पूरा पाषाण काल का कब से कब तक का समय है? अब देखिए, ए का 2, ठीक है, कब से कब तक का? 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? महापाषाण काल। महापाषाण काल का कब से कब तक का समय है? मध्य पाषाण काल का, इसका है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण का कब से कब तक है? इसका है ए का 4, 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक नवपाषाण काल का समय है। और उत्तर पाषाण काल 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक। तो इस तरीके से हमारा मिलान हो जाएगा ये। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, और पाषाण युग विश्व इतिहास का वह काल, जैसे कि इसमें भी वही दिया हुआ है व्याख्या में, अवधि जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक। ठीक है, पूरा पाषाण युग कब से कब तक का है? इतिहास का वह काल है जो 2500 ईस्वी पूर्व की अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तृत है। और इसके चरणों में पूरा पाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक है, और मध्य पाषाण काल इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, और उत्तर पाषाण काल 2000 से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शामिल। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दें। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हो? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो बुर्ज होम है जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। और बुर्ज होम एक नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर, ये आपको याद रखना है कि जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। और इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुर्ज होम में। और बुर्ज होम कहाँ पे है? श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। और स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को क्या कहा जाता है? प्लेस ऑफ ब्रिज, ठीक है, कहा जाता है। और डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा कब खोज की गई थी इसकी? 1935 में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है। ये जो है, यहाँ के लोग किससे परिचित थे? कृषि के से परिचित थे। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और सिंधु सभ्यता 2500 से कब तक का? 1500 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना जाता है। और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और यह हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें सिंधु सभ्यता के बारे में। और पोटानिया या मिस्र से भी प्राचीन जो है, किस प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। इससे पहले जब तक सिंधु सभ्यता का पता नहीं चला था, उससे पहले मिस्र की और इनकी सभ्यता मानी जाती थी कि वो प्राचीन है। लेकिन जब से सिंधु सभ्यता
की खोज हुई तो माना जाने लगा कि अभी वो जो है प्राचीन है बहुत। तो इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग जो है किया जाता था, ये आप जो है आपको याद रखना है। परंतु इस लिपि को अब तक जो यहाँ लिपियां हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, 3-4 चीज आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। तो सबसे बड़ा पुरा स्थल जो है ये है राखी गढ़ी, और राखी का गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हरियाणा में है। और राखी गढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखी गढ़ी, हिसार, हरियाणा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल माना जाता है। राखी गढ़ी घग्घर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है राखी गढ़ी? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और इस पूरा स्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने की थी। ठीक है, राखी गढ़ी से प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, व्याख्या को आप अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ें, आपके 2-3 क्वेश्चन उसमें से क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है जो हमारा ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन है। और इस वेद में क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। और इस वेद में सुदास, ठीक है, सुदास व भरत के मध्य दास राग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री या होता कहा जाता था, जो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करते थे। और प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तृतीय मंडल से में मिलता है गायत्री मंत्र। ठीक है, और ऋग्वेद के दसम मंडल के पुरुषोक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि शूद्रों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जो है पुरुष सूक्त में, और शूद्र का उल्लेख मिलता है दसम मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में। और तृतीय मंडल में क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है। तो जो ये 10 मंडल है इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है कि किसमें क्या क्या मिलता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, असुलायन, संकायन और मांडूक्य। ठीक है, चलिए अब 6 क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और कौन कौन से हैं? पुराण की संख्या लोमहर्ष ऋषि द्वारा तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? लोमहर्ष ऋषि द्वारा। पुराण की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन, ब्रह्मांड, ब्रह्मा वैवर्त, ब्रह्मा, भागवत, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, और गरुण, कूर्म, स्कंद पुराण। पुराण में सबसे प्राचीन जो है क्या है? मत्स्य पुराण है। ये आपको याद रखना है कि मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, त्रिपिटक क्या है? 7th क्वेश्चन हमारा है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक सामाजिक समानता का सिद्धांत। तो ये त्रिपिटक क्या है? यह बौद्ध साहित्य है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय में से लेकर जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक, जब तक उनकी जो है मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों का संग्रहित इसमें किया गया है त्रिपिटक में। ठीक है, त्रिपिटक में संग्रहित किया गया, इन्हीं को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ठीक है, और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। विनय पिटक, त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और सुप्त पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, किसमें क्या क्या है। ठीक है, बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है किसमें? विनय पिटक में। तथा सुप्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। ठीक है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, संवाद या तो उसका जो है संग्रह है इसमें सुप्त पिटक में। ठीक है, और नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम जो है ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने लगभग 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु विष्णुदत्त, ठीक है, विष्णुदत्त, और उनका नाम चाणक्य और कौटिल्य, तीनों नाम है उनके। कौटिल्य के कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी, विष्णुगुप्त भी। तो की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि घनानंद को
पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। ठीक है, इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, एवं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? मौर्य क्षत्रिय कहा गया है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ज्ञात्रिक कुल में। ठीक है, और बी ऑप्शन इसमें राइट है, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। और डिटेल देखेंगे हम, तो महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था और वैशाली के निकट कुंडग्राम, ठीक है, ज्ञात्रिक कुल में राजा सिद्धार्थ के यहाँ। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और बुद्ध भगवान के बचपन का नाम भी उनका सिद्धार्थ था, इसलिए कंफ्यूजन है। ये जो है उनका नाम भी था सिद्धार्थ बचपन का, और इनके पिताजी का नाम था महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, और बुद्ध भगवान का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चेटक कौन था? ये चेटक की बहन थी इनकी माँ या पुत्री थी, तो वो चेटक की क्या थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। और बुद्ध भगवान ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में दिया है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, महासूत्र जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जो भगवती सूत्र है वो जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, जबकि अस्मक ही एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, 16 महाजनपद थे, उसमें दोनों में वज्जी और मल्ल, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। राजगीर भी लिखा रहता है, राजगीर, गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश का बृहद्रथ जो है वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। कौन वंश था? बृहद्रथ वंश। इस वंश के प्रथम शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ठीक है, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, डिटेल आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। पहले के भी बहुत सारे क्वेश्चनों में मैंने बता चुकी हूँ मैं। और सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। और इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति जो है शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अशोक स्तंभ के नाम से यह विश्वविख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मध्ययुगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं और अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, 12th क्वेश्चन हो गया। अब हम 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन, रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। एक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखे थे, मौर्य प्रशासन, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें, और इससे से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उससे आपको पूरा मौर्य शासन प्रबंध जो है वो आपको सारे क्वेश्चन उसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, और अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो कौन से अभिलेख में मिलता है? तीसरे अभिलेख में मिलता है अशोक के। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जो जिला अधिकारी, ठीक है, आधुनिक जो जिला अधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, वैसी थी रज्जुकों की स्थिति, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, और 14 क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हु क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का नाम, कला का बौद्ध नाम,
बौद्ध ग्रंथ, तो जैसा कि ये मिलिंद पन्नु क्या है, वो है बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। ठीक है, किस भाषा में की गई है, पाली भाषा में की गई, जिसका काल 100 ईस्वी पूर्व तक है। इसमें इंडो ग्रीक शासक जो मिलिंद है, इंडो ग्रीक शासक मिलिंद, जिसे मिनांडर भी कहा जाता है, मिनांडर नाम था उसका, मिलिंद भी था। बौद्ध प्रथम एवं बौद्ध भिक्षु, ठीक है, मिलिंद प्रथम एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन, ठीक है, नागसेन के संवाद जो हुए हैं, आपसी वाद विवाद हुआ है उनका, उनका वर्णन उसमें किया गया मिलिंद पन्नु में। मिलांडर एवं नागसेन के मध्य हुए संवाद में मिनांडर को शंका समाधान, जो मिनांडर प्रश्न पूछता है और के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा है। मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है और इनसे सवाल जवाब करता है, नागसेन से सवाल पूछता है और उसकी शंका का समाधान उनकी करने के लिए इसने फिर अपने प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया है और उसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया और इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेना भिक्षु सूत्र है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो ये थे कलिंग के महानतम शासक। राजा खारवेल कलिंग वर्तमान क्या है उड़ीसा के चेदी वंश के महा में एक वाहन कहा जाता था इन्हें, महानतम शासक थे। इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्बा अभिलेख, किस अभिलेख में मिलती है, हाथी गुम्बा अभिलेख में मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, किस धर्म का संरक्षक था, खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। ठीक है, इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती है, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का एकमात्र यह स्रोत है। तो खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और जिसका अर्थ पराक्रम का सूर्य है और इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां विक्रमांक, परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी, विक्रमांक की भी, देवगुप्त भी, देवराज भी, देवश्री, इन सभी नामों का इन्होंने उपयोग किया था। देवगुप्त भी और देवराज भी और देवश्री आदि नामों से इन्हें जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता के साथ साथ योग्य एवं कुशल प्रशासक था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की, तीनों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने किसने, समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त ने और स्कंदगुप्त ने। ठीक है, और 17 क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो ये थी उदयपुर में। चोल साम्राज्य की राजधानी प्राचीन थी उदयपुर में स्थित। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था, चोल मंडलम, तथा पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था और करिकाल ने उदयपुर त्रिचुरापल्ली, ठीक है, को प्राचीन चोल जो है साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उदयपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था कि यह उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, उद्योग के लिए। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरेथियंस में मिलता है और कालांतर में चोल शासकों ने तंजौर को, बाद में चोल शासकों ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। ठीक है, पहले उदयपुर, फिर बाद में जो है लास्ट के जो थे उन्होंने तंजौर को बनाया था अपनी राजधानी। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था, चालुक्य वंश का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय 600 कब से इसका शासनकाल है, 609 से 642 ईस्वी। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसके विषय में एहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति, ठीक है, एहोल अभिलेख और उसका समकालीन कवि कौन था, रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। उसे श्री पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में। तो ये है राजस्थान में। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जो है 5 मंदिरों का एक समूह है और माउंट आबू पे है ये और राजस्थान में स्थित है, सिरोही में, जिसमें मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नेत्रांगनाओं की आकृतियां बनी हुई हैं।
चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम, ठीक है, के सामंत, चालुक्य जो शासक था, चालुक्य वंश का शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1069 ईस्वी के सामंत थे। कौन थे? विमल शाह। विमल शाह ने बनाया था और इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर विमल जो है बिसाही मंदिर जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थकर ऋषभ देव इसको समर्पित है। तो किसको समर्पित है ये मंदिर? जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, उनको समर्पित है ये मंदिर, ठीक है। और महावीर 24वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, ठीक है। आपको ये 2-3 चीजें बार बार पूछता है तो ध्यान रखना है। 20 क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रणेता थे गौतम, ठीक। न्याय दर्शन का प्रवर्तन अक्षपाद गौतम ने किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय। वात्स्यायन ने न्याय को समस्त विधाओं का द्वीप कहा है और न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन की ही भांति न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि बताई गई है। तो हमारी 20 क्वेश्चन हैं और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।